हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ नेट एंड पीएचडी। आज हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज में करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स और इसमें हम मेजरली डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12 विथ लैंडमार्क केसेस और लास्ट में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स। फंडामेंटल राइट्स हमारी बेसिक ह्यूमन की जो नीड है, जो फ्रीडम्स है, वो है guaranteed by the Constitution of India to all individuals. They protect the liberty, dignity and equality of citizens and act as a check on arbitrary state action. ये प्रोटेक्ट करती है हमारी लिबर्टी, डिग्निटी एंड इक्वालिटी और ये काम करती है टू चेक द आर्बिट्री स्टेट एक्शंस के बारे में। दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। इंस्पिरेशन आती है फंडामेंटल राइट्स की फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, बिल ऑफ राइट्स से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड देम द कंसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल को हम बोलते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स को हम बोलते हैं कंसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 to 35, एप्लीकेबल टू सिटीजन्स एंड सम केसेस नॉन सिटीजन। 12 to 35 उनमें से कुछ सिटीजन्स को गिवन है और कुछ सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स को गिवन है। तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन से सिटीजन्स को गिवन है। इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, दे आर इन्फोर्सिएबल इन नेचर। और 32 आर्टिकल हमारा क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सबसे पहले हमारा आता है पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 हमें देता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब ये डेफिनेशन पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम क्यों स्टेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं? तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अगर उसका वायलेशन होता है तो हम जाते हैं अंडर आर्टिकल 32 टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट। स्टेट को जानना इसलिए जरूरी है फॉर द इन्फोर्समेंट। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली। तो अगर हमें स्टेट की अगेंस्ट इन्फोर्स कराने तो हमें पता होना चाहिए स्टेट है क्या, कौन कौन इंक्लूड होगा स्टेट में। हम कोर्ट जब भी जा सकते हैं जब हमारा वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट्स का बाय द स्टेट। 32 के अंदर हम जब भी जा सकते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 2 to 6। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेस्ट otherwise requires the state, the term state includes, यहां से हमारा शुरू हो गया स्टेट, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स, all local and other authorities within the territory of India or under the control of government of India, local authorities and other authorities। तो ये चार हो गई हमारी स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। अब इसके ऊपर हमारे काफी सारे केसेस हैं कि अदर अथॉरिटीज में क्या क्या इंक्लूड होगा, लोकल अथॉरिटीज में क्या क्या इंक्लूड होगा। Article 12 define the term state for the purpose of enforcing fundamental rights, part 3. If any of the fundamental rights are violated, you can go to the court only, अभी जैसे हमने पढ़ा, when the violation is done by the state, जब violation state के द्वारा हुआ है, as defined under 12। अब हमें state के द्वारा violation पे ही जाना है, तो अब हमें इसके लिए तो पता होना चाहिए कि state है क्या, state में क्या क्या include होगा, तो इसलिए हम पढ़ते हैं आर्टिकल 12 डेफिनेशन। इसका हमारा पहला केस आता है कौशल किशोर वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। तो अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर इन्फोर्सिएबल अगेंस्ट स्टेट एज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12। तो कौशल किशोर के केस में बोला गया आर्टिकल 19 एंड 20 कैन ऑल्सो बी इन्फोर्स अगेंस्ट इंडिविजुअल। ये हम इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इन्फोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे जस्टिस बीवी नागरथन ने दिया हमारा डिसेंडिंग ओपिनियन। नेक्स्ट आता है हमारा नरेश श्रीधर बिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967 का। यहाँ बात आई जुडिशरी, क्या जुडिशरी स्टेट है या नहीं है अंडर आर्टिकल 12। तो यहाँ पे बोला गया जुडिशरी स्टेट नहीं है अंडर आर्टिकल 12
जब वो अपने जुडिशियल फंक्शंस कर रही है। देखो ये अभी क्लियर हो जाएगा। Judicial decisions rendered by a court in its judicial capacity cannot be challenged under Article 32. A judicial order does not violate fundamental rights. It is binding. अगर कोई judicial order है तो वो आपका fundamental right violate नहीं कर रहा है। Judicial order जो है वो binding है, final है, unless overturned by a higher court. However, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आई? When the judiciary perform administrative or non-judicial function. जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है, नॉन जुडिशियल फंक्शन कर रही है, इट कैन फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन जुडिशियल फंक्शंस कौन से हैं? रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बाय द हाई कोर्ट। तो जुडिशियल फंक्शन हमारे आर्टिकल 12 में नहीं आएंगे, लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है जुडिशरी के वो हमारे आते हैं अंडर आर्टिकल 12। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई 1954 का केस है। इसमें इश्यू था वेदर द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास स्टैब्लिश्ड बाय स्टैट्यूट। अब यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो स्टैब्लिश हुई है स्टैट्यूट से, मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट, ये स्टेट है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। यहां पे हेल्ड हुआ, द मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इज नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। यहां पे कोर्ट ने दिया नैरो एंड लिटरल इंटरप्रिटेशन टू द वर्ड स्टेट। यहाँ पे नैरो इंटरप्रिटेशन दिया गया आर्टिकल 12 का। और यहाँ पे आपको सीधा केस दे देंगे और पूछ लेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को स्टेट बोला गया या नहीं बोला गया। नेक्स्ट, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। State includes all statutory bodies having power to make rules or regulation having the force of law. State सारी statutory bodies को include करता है जिसके पास power है to make regulations, rules having the force of law. Next आता है हमारा आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। यहाँ पे हेल्ड हुआ state includes bodies functionally and financially controlled by the government. स्टेट में कौन सी बॉडीज इंक्लूड होंगी? जो फंक्शनली एंड फाइनेंशियली कंट्रोल हो रही है बाय द गवर्नमेंट। फिर आता है इंपॉर्टेंट केस अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। ये बहुत लोगों ने अपने एलएलबी में पढ़ा होगा। Even a society registered under the Societies Act can be a state if it is a government control. अगर कोई सोसाइटी है जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है और अगर वो गवर्नमेंट कंट्रोल है तो वो एक स्टेट है अंडर आर्टिकल 12। इस केस में हमारा दिया गया 6 फैक्टर टेस्ट। लेट डाउन अ टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर एन इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन और सोसाइटी वाज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयरफॉर वेदर इट कुड बी कंसिडर्ड अ स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12। तो हमारा 6 फैक्टर टेस्ट। इसमें हमारा फर्स्ट था वेदर द शेयर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या हम ये देखेंगे क्या शेयर कैपिटल जो है कॉर्पोरेशन का वो गवर्नमेंट के अंदर है। वेदर द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द स्टेट मीट्स ऑलमोस्ट द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉर्पोरेशन। वेदर द कॉर्पोरेशन एंजॉयज अ स्टेट कंफर्ट और स्टेट प्रोटेक्टेड मोनोपोली स्टेटस। क्या जो कॉर्पोरेशन है वो स्टेट कंफर्ट या स्टेट प्रोटेक्टेड स्टेटस एंजॉय कर रही है। वेदर देयर इज अ डीप परवेसिव स्टेट कंट्रोल। वेदर द फंक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशन, जो फंक्शंस है कॉर्पोरेशन के, आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शंस। वेदर अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन ट्रांसफर टू अ कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो गया है किसको? कॉर्पोरेशन को। प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002 केस में हेल्ड हुआ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR क्वालिफाइड एज अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12, उसको स्टेट माना गया। नेक्स्ट आता है हमारा जी फिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस है ये। इसमें जो हमारा इशू था वो रिलेटेड था बीसीसीआई से रिलेटेड, क्या वो स्टेट है या नहीं है। तो बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बीसीसीआई इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट, क्योंकि बीसीसीआई किसी स्टैट्यूट से नहीं बनी है एंड इट इज नॉट फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट।
Therefore, it does not satisfy the test laid down in the अजय हासिया. अभी जो हमने अजय हासिया में 6 फैक्टर टेस्ट पढ़े वो क्वालिफाइड नहीं कर रहा था ये केस. एंड प्रदीप कुमार विश्वास. अब इसके क्वेश्चंस. Which of the following is not included within the term state under Article 12? तो अभी हमने पढ़ी थी स्टेट की डेफिनेशन जिसमें इंक्लूड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, लोकल अथॉरिटीज एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शन. नहीं, हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट नरेश कुमार के केस में, नरेश श्रीधर के केस में. तो इसका आंसर होगा 4. In which case did the Supreme Court first hold that a statutory body can be a state under Article 12? कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो स्टेट हो सकती है अंडर आर्टिकल 12? तो ये था हमारा राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का केस. As defined in the Article 12 of the Constitution of India, state includes. स्टेट क्या क्या इंक्लूड करती है? मैंने बोला था ना, ऐसे ही आता क्वेश्चन. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल अथॉरिटीज इन इंडिया. इसका होगा ABCD. ये सभी इंक्लूड करती है. Which of the following bodies was held not, यहाँ पे क्या है, not है, to be state. और ये कौन सा केस में? जी फिल्म से. हमने अभी पढ़ा था, ये था BCCI क्योंकि वो किसी स्टैट्यूट से एस्टेब्लिश नहीं हुई है. Which of the following case laid down the instrumentality or agency test for determining whether a body is state under Article 12 or not? तो ये हमारा केस था RD शेट्टी का केस. और आज का लास्ट क्वेश्चन है, which of the following test was approved in प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002 का केस था. तो यहाँ पे हमारा दिया गया था इस केस में डीप एंड परवेसिव कंट्रोल टेस्ट प्रदीप कुमार के केस में. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 13 जहां हम डॉक्ट्रिन्स पढ़ेंगे. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवेबिलिटी. ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.